यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में महाद्वीप एवं महासागरों के उत्पत्ति के संदर्भ में जो आधुनिकतम जो सिद्धांत हैं, आधुनिक सिद्धांत में जो प्लेट विवर्तने की सिद्धांत है, उस प्लेट विवर्तने के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में वेगनर के सिद्धांत, उस वेगनर के जो सिद्धांत है उसके बाद में इस प्लेट विवर्तने की सिद्धांत का विकास हुआ है। इसमें अनेक विद्वानों ने इसमें योगदान दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है हेरी हेस का जो योगदान इसमें ज़्यादा है, और मॉर्गन और कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने इस सिद्धांत में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो प्लेट विवर्तने की जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तने के सिद्धांत में मुख्य रूप से जो महाद्वीप और महासागर हैं उनको प्लेटों के रूप में बताए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से 7 प्लेटें और कुछ विद्वान 6 प्लेटें मानते हैं, और कुछ गौण प्लेटें हैं। जो ये प्लेटें हैं जो स्वतंत्र रूप से अपनी गति करती हैं, और इनके जो किनारे हैं वो किनारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन किनारों को इन्होंने विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 किनारों के रूप में विभाजित किया है: रचनात्मक किनारा, संरक्षक किनारा और विनाशात्मक किनारा। तो ये आगे अपन देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले अपन देखेंगे प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी भूविज्ञान, भूभौतिकी तथा भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में पूरा चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन तथा सागर नितल के प्रसरण, यानी सागर नितल का जो प्रसरण है, वो सागर नितल प्रसरण का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से हेरी हेस ने ही दिया था। सागर नितल के प्रसरण के प्रमाण के फलस्वरूप धरातलीय आकृतियों के विश्लेषण के संबंध में सन 1960 के बाद नए विचारों, यानी सन 1960, ये अपने को ध्यान रखना है, सन 1960 के बाद नए विचारों, कल्पनाओं, परिकल्पनाओं का अभ्युदय हुआ। उसमें प्लेट विवर्तने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या है, प्लेट विवर्तने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भूगोल में यही एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन, भूगर्भिक काल के विभिन्न युगों में निर्मित पर्वतों की उत्पत्ति, भूकंपीय घटनाओं तथा विवर्तन की समस्त प्रक्रियाओं का सर्वाधिक मान्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी ये जो सिद्धांत है केवल महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में ही नहीं है, इसके द्वारा जो है और कौन कौन से, यानी जिसमें पर्वतों की उत्पत्ति, भूकंपीय घटनाओं तथा विवर्तन की समस्त प्रक्रियाओं का सर्वाधिक मान्य स्पष्टीकरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, भूकंपीय घटनाओं, पर्वतों की उत्पत्ति और समस्त जो विवर्तनिक जो घटना है उनके बारे में सर्वाधिक मान्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत इस महाद्वीपीय विस्थापन यानी प्लेट विवर्तने के सिद्धांत में किया गया है। ये डायग्राम जो है आप देख रहे हो, इस डायग्राम में जो सभी जो महाद्वीप हैं इनको इन्होंने क्या है, प्लेटों के रूप में माना है। और ये जो प्लेटें हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करती हैं और एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब ये प्लेटें, 2 प्लेटें जो हैं आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे पर्वतों का निर्माण होता है, और एक जो भारी जो प्लेट होती है उसका विनाश होता है, और हल्की प्लेट जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे अपन देखेंगे। तो ये जो डायग्राम आपको जरूर बनाना है, इसकी गति है, ये जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये एरो करके दिखाई दे रहा है, यानी ये किस दिशा में गति कर रही हैं, और ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो इस दिशा में गति कर रही हैं। तो यानी सभी की दिशाएं भी इसमें बता रखी हैं कि कौन सी प्लेट किस दिशा में गति कर रही हैं, यानी जिसमें ये सभी जो है आपको इसको एरो के द्वारा अपने डायग्राम में भी अच्छे से बनाना है। अपने नोटबुक में PDF आपको भेज दिया है, और आपको इसको अच्छे से देख के अपने नोटबुक में ज़रूर बनाने का प्रयास करें। तो जैसे ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ऊपर जो, और उसके बाद में इसमें अपन देखेंगे यूरेशियन प्लेट के अलावा यानी अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट आदि जो प्लेटें हैं इसके बारे में इस सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो प्लेटें हैं आपको अच्छे से इसमें देखनी है। प्लेट विवर्तनिक की वस्तुतः प्लेटों के विस्थापन पर आधारित सिद्धांत है। इस संकल्पना के अनुसार भूतल का ऊपरी भाग दृढ़ खंडों यानी सॉलिड ब्लॉक्स, यानी भूतल का जो ऊपरी भाग है वो दृढ़ यानी सॉलिड ब्लॉक का बना हुआ है। पृथ्वी की भूप्रपटी की मोटाई सर्वत्र समान नहीं है, यानी भूप्रपटी की जो मोटाई वो सर्वत्र समान नहीं है। यह औसतन 35 से 100 किमी मोटी है। पृथ्वी की भूप्रपटी सिकुड़ कर कई भागों में टूट गई, यानी और जो प्रपटी है वो
सिकुड़ करके कई भागों में टूट गई हैं, जिसे प्लेट कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लेट कहा जाता है। ठीक है, और इसकी मोटाई औसतन 35 से 100 किमी मानी गई है। ये प्लेटें गतिशील हैं, जो एथनोस्फीयर के अर्ध तरलावस्था, यानी एथनोस्फीयर जो है अर्ध तरलावस्था में है, अर्ध तरलावस्था वाले पदार्थ पर तैर रही हैं। प्लेटों की गति तथा उसके प्रभाव के जो वैज्ञानिक अध्ययन को भूभौतिकी कहा जाता है। इन्हीं प्लेटों पर महाद्वीप तथा महासागर हैं, और ये जो प्लेटें हैं इसके ऊपर ही महाद्वीप और महासागर हैं। और कोई भी जो अधिकतर जो प्लेटें हैं उनका जो महाद्वीप और महासागरों के भाग के यानी विस्तार हैं इसके ऊपर, यानी और एक मात्र प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो समुद्री हैं, और अंटार्कटिका जो प्लेट है वो संपूर्णतः महाद्वीपीय। बाकी जो अधिकांश जो प्लेट है वो उसके ऊपर कुछ आंशिक समुद्र हैं और कुछ पर महाद्वीप हैं। ठीक है, तो विवर्तनिकी अंग्रेजी के टेक्टोनिक शब्द का पर्याय है, जो कि ग्रीक भाषा के टेक्टोलिक से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है निर्माण या रचना। जिसका जो अभिप्राय होता है वो क्या होता है, निर्माण या रचना होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, यानी टेक्टोनिक का जो अर्थ जो होता है वो क्या होता है, निर्माण और रचना। ठीक है, इसे आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होने वाले भूपृष्ठ के निरूपण यानी डिफॉर्मेशन के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो स्थल मंडल पर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करता है। प्लेट जो शब्द हैं का सर्वप्रथम प्रयोग ये पूछते रहते हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन नामक जो विद्वान है, टूजो विल्सन नामक विद्वान ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है, ने 1955 में किया था। प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर हैरी हेस, ये ध्यान रखना है, प्रोफेसर हैरी हेस प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अमेरिका के विद्वान 1960 में सागर नितल प्रसरण, ये इसी परिकल्पना के बाद में इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का विकास हुआ है। तो यानी हैरी हेस ने 1960 में सागर नितल प्रसरण की परिकल्पना का विचार रखते हुए महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यद्यपि इस विषय पर ब्लैकिट, डीज, मेसन, वाइन तथा मैथ्यूज, कॉक्स, डोपल और डलरिम्पल, ओब्डाइन, हर्जलर, मॉर्गन, यानी ये जो मॉर्गन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैथ्यूज, वाइन, डीज, हेरियस, ठीक है, वेलेंटाइन एवं मोर्स, हालम आदि वैज्ञानिकों के प्रयासों से प्लेट विवर्तनिकी एक सिद्धांत के रूप में आया। यानी एक जो इनमें बहुत सारे विद्वानों के योगदान के बाद में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत हुआ है। प्लेटों का वितरण, अब प्लेटों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यार, ठीक है, तो प्लेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आयलर सिद्धांत के आधार पर प्लेटें भ्रमण करती हैं। ये आयलर जो सिद्धांत है उसके आधार पर प्लेटें भ्रमण करती हैं। प्लेटें भ्रमण प्रक्रिया का सफलतापूर्वक स्पष्टीकरण किए जाने के पश्चात 1968 से, और प्लेट जो शब्द हैं वो किसने प्रयोग किया ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण किए जाने के पश्चात 1968 से प्लेट प्रक्रिया का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा, परंतु प्लेटों की संख्या के बारे में वर्तमान में भी पर्याप्त मतभेद है। यानी वर्तमान में भी प्लेटों की संख्या के बारे में पर्याप्त मतभेद हैं। यानी कुछ विद्वान कितने मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं मुख्य प्लेटें, कुछ 7 मानते हैं, और कुछ बहुत सारे 20 गौण प्लेटें मानते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। यानी वर्तमान में भी मतभेद है प्लेटों की संख्या के बारे में। लापिकन ने संपूर्ण पृथ्वी को 6 बड़ी तथा 9 छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया, तथा मॉर्गन ने 6 बड़ी तथा 20 लघु, मॉर्गन ने 6 बड़ी तथा 20 लघु प्लेटें बताई हैं। वही नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी वाशिंगटन डीसी कार्टोग्राफिकल विभाग द्वारा 1995 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 7 वृहत, यानी इनके अनुसार जो हैं वो कितनी हैं, यानी नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी वाशिंगटन डीसी के अनुसार 7 वृहत और 16 लघु प्लेटें। भूभौतिकविदों के अनुसार 1980 तक विभिन्न शोधों कार्यों के उपरांत 24 छोटी बड़ी
प्लेटों की स्वतंत्र रूप से पहचान करके मानचित्रण किया जा चुका है, जो निम्नवत है। अब जो है प्लेटें कौन कौन सी है, तो वृहद प्लेटें यानी मेजर प्लेट्स, प्रशांत प्लेट, ये ध्यान रखना है मुख्य रूप से। मेजर जो प्लेटें हैं, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, ये जो हम मुख्य प्लेटें हैं। और लघु जो प्लेटें हैं, लघु प्लेटें यानी माइनर प्लेट्स, पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये जिसको नाजका प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। ये जीके में प्रश्न पूछते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। नाजका प्लेट जो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, और अमेरिका जो है उसके दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है, उत्तरी अमेरिका के। नाजका प्लेट। दूसरी जो गौण प्लेट है, फिलीपींस प्लेट, स्कोतिया प्लेट, कैरेबियाई प्लेट, सोमाली प्लेट, ये जो प्लेटें हैं इनके नाम और अपने नोटबुक में जरूर लिखना है, सबके मुख्य प्लेटों के और गौण प्लेटों के, ठीक है। अरेबियन प्लेट, नूबियन प्लेट, काकोज प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, चीनी प्लेट, गोर्डे प्लेट, तिब्बत प्लेट, साइबेरियन प्लेट, स्कैंडिनेवियाई प्लेट, कैरोलाइन प्लेट और कनाडियन प्लेट और पश्चिमी प्रशांत प्लेट, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से प्लेटें और गौण प्लेटों के बारे में जो बताएं, ये इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अधिकतर महाद्वीपीय देशों के बारे में ही इनका जो नामकरण किया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अधिकांश प्लेटें महाद्वीप और महासागरों के नामों पर ही है, ठीक है। अब जो है प्लेटों के प्रकार, अब प्लेटों के प्रकार की बात करें, संचरण यानी संरचना के आधार पर उपरोक्त सभी जो प्लेटों को दो वर्गों में रखा जाता है, या तो महासागरीय होगी या महाद्वीपीय, ठीक है। तो महासागरीय प्लेट जो मुख्यतः समुद्री नितल से युक्त हैं तथा ये ज्वालामुखी के भारी बेसाल्ट से निर्मित है, इनका भार अधिक होता है तथा मोटाई कम होती है। उदाहरणार्थ प्रशांत महासागरीय प्लेट जो पूर्ण रूपेण महासागरीय प्लेट, यानी पूर्ण रूपेण जो महासागरीय प्लेट है, आपको पहले भी मैंने विदित किया है, केवल उदाहरण के रूप में केवल एक मात्र है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट जिसका अधिकांश भाग जो महाद्वीपीय होता है, जिसमें एक ही मात्र है, यह महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट की तुलना में अधिक मोटी तथा समुद्र तली से ऊंची होती हैं, जो अपेक्षाकृत हल्के पदार्थ अर्थात ग्रेनाइट की बनी होती हैं। उदाहरणार्थ यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट जो पूर्णतः महाद्वीपीय है, ठीक है। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट, अब महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों जो मिला जुला जो रूप है, यह प्लेटें दोनों पर अपना विस्तार रखती हैं, जैसे अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय है, ठीक है। अब प्लेट सीमा तथा किनारे, अब ये जो किनारे होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसी किनारों के आधार पर ही इस सिद्धांतों के बारे में अधिकांश व्याख्या की गई है। तो प्लेट किनारे जो हैं, प्लेटों की सीमा या किनारे, तो प्लेट भूप्रपटी का एक सुसंगठित या सुगठित भाग है। यह इन प्लेटों के किनारे तथा सीमाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण, या किनारे कहो या सीमाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं के सारे भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा अन्य विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। यानी ये जो प्लेटों के किनारे या सीमाएं जो होती हैं, उन्हीं किनारों या सीमाओं के सहारे ही भूकंपीय कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। भूकंपीय, ज्वालामुखी और विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। अतः प्लेट सीमा तथा प्लेट किनारे में अंतर स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। प्लेट का सीमांत भाग प्लेट किनारा तथा दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल या मोशन जोन या प्लेट सीमा कहलाता है, जो गतिशीलता तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो किनारे जो होते हैं कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार से मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया था। पहला होता है विनाशात्मक किनारा प्लेट किनारा, दूसरा रचनात्मक प्लेट किनारा और तीसरा संरक्षित प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा यानी इसमें क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। और विनाशात्मक में यानी वहाँ पे प्लेट की यानी नुकसान होता है, यानी उसका क्षति होती है, यानी विनाश होता है प्लेट के किनारा। यानी विनाशात्मक प्लेट किनारा पहला देखें तो यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, इसे अभिसारी किनारा भी कहते हैं। इसको क्या है, अभिसारी किनारा भी कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अभिसारी यानी जो दो प्लेटें जब आमने सामने आती हैं तो वहाँ पे प्लेट विनाश होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ प्रवाहित होती हैं तब भारी या महासागरीय प्लेट का किनारा हल्का तथा अपेक्षाकृत ऊंची महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसकर अधोगमित हो जाती हैं। इस प्रकार महाद्वीपीय प्लेट का अधोगमित किनारा विनाशात्मक प्लेट किनारा कहलाता है तथा इसका
इसका मुड़कर नीचे क्षेपण होना अधोगमित कहलाता है। भारी प्लेट का अधोगमित किनारा नीचे एथेनोस्फीयर में जाकर अधोगमित किनारे के मोड़कर नीचे झुके होने के कारण एक खाई यानी ट्रेंच बनती हैं। उदाहरण के लिए यूरेशियन प्लेट के पूर्वी किनारों के नीचे प्रशांत प्लेट के पश्चिमी किनारे का अधोगमन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जापान फिलीपींस के पूर्वी में मेरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ है। भूप्रपट्टी के इस पिघलाव की पेटी को बेनी ऑफ जोन यानी ये जो लावा जो बनता है नीचे भूगर्भ में है ना, नीचे जाती हैं प्लेटों के किनारे, तो तापमान बढ़ने के कारण वो जो है लावा में परिवर्तित हो जाती थी। उसको पिघलाव पेटी को बेनी ऑफ जोन यानी बेनी ऑफ जोन मेघला कहा जाता है। और यहीं पे अधिकतर जो है ज्वालामुखी भूकंप ये जो का उद्गार होता है। अभिसारी या विनाशात्मक किनारा की बात करें तो विनाशात्मक किनारा जो है दो यानी अभिसारी या विनाशात्मक किनारों के टकराव की मुख्यतः तीन स्थितियां होती हैं। और ये जो किनारे जो स्थितियां होती है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की हो सकती है। या तो दोनों महासागरीय किनारे हो, जो प्लेटें हों जो टकराती हैं, या दोनों ही महासागरीय हो, महासागरीय के बाद में दोनों ही महाद्वीपीय हो सकती हैं, या फिर एक सागरीय और एक महाद्वीपीय हो सकती हैं। यानी तीन स्थितियाँ ही बन सकती है, या तो दोनों महासागरीय प्लेटें होगी, या फिर दोनों ही महाद्वीपीय होगी, या फिर तीसरी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय। ठीक है, तो ये तीन स्थितियाँ बन सकती है जो किनारों के जो टकराने के या जो होती हैं। अब जो है आगे देखें अपन तो प्लेटों की इस प्रकार टकराव या अभिसरण तथा क्षेपण द्वारा ज्वालामुखी उद्गार, गहरे भूकंप, वलित पर्वत, द्वीप चाप, तोरण तथा महासागरीय गति का निर्माण आदि अनेक घटनाएं घटित होती हैं। अब दूसरा जो है किनारा यानी इन्हीं की जो क्षेपण के कारण जो होता है कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो अभिसरण के कारण या क्षेपण के कारण ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, गहरे भूकंप, वलित पर्वतों का निर्माण आदि जो है घटनाएं अभिसरण के किनारों पर या सीमाओं पर ही इनका होता है निर्माण पर्वतों का या ज्वालामुखी उद्गार या भूकंपों का आना। रचनात्मक प्लेट किनारा, यहाँ पर भी जो है ये घटनाएं घटित होती हैं। जैसे जो दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो जो किनारा होता है उसको क्या कहते हैं अपन, अभिसारी किनारा या रचनात्मक किनारा। यानी जब दो समान या असमान घनत्व तथा मोटाई वाली प्लेटें एक दूसरे से के विपरीत दिशा में गति करती हैं, यानी विपरीत दिशा में गति करती हैं या अभिसरित होती हैं, तब दोनों के मध्य भूप्रपट्टी एक दरार यानी रिफ्ट बन जाती हैं। इस कमजोर पेटी को भेद कर एथेनोस्फीयर का मैग्मा भूपृष्ठ पर आ जाता है। यह मैग्मा दरारी उद्गार द्वारा धरातल पर आता है। भूपृष्ठ पर आकर बेसाल्ट दरार के सहारे निक्षिप्त होकर एक नई भूप्रपट्टी यानी यहाँ पे क्या है, नई भूप्रपट्टी का निर्माण करता है। यही जो लावा होता है, इसलिए इसे रचनात्मक या अपसारी प्लेट किनारा, इसको क्या कहते हैं, रचनात्मक या अपसारी प्लेट किनारा कहते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्लेट के पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने, उदाहरण के लिए क्या है, अमेरिकी प्लेट के पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने के फलस्वरूप अमेरिकी प्लेट का पूर्वी किनारा मध्य अटलांटिक कटक के सहारे एशियाई तथा अफ्रीकी प्लेट से दूर हट रहा है, जिसके फलस्वरूप अटलांटिक महासागर के मध्य में बनी दरार में एथेनोस्फीयर से आकर मैग्मा भर जाता है। यह बेसाल्ट समुद्री तल की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है, इसलिए इसे मध्य अटलांटिक कटक यानी ये जो है यहाँ पे क्या कटकों का निर्माण होता है। जो सबसे अच्छा उदाहरण जो है मध्य अटलांटिक कटक जो है, यह बेसाल्ट समुद्री तल की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है तथा इसलिए इसे मध्य अटलांटिक कटक यानी मिड अटलांटिक राइज कहा जाता है। रचनात्मक प्लेट किनारों का वर्तमान समय में वह महत्वपूर्ण उदाहरण 14 नवंबर 1968 को मध्य अटलांटिक श्रेणी के सहारे सर्सी द्वीप आइसलैंड के दक्षिण का निर्माण है। इससे अपसारी किनारों पर नई सागरिक क्रस्ट का निर्माण यानी इससे पर क्या है, नई सागरिक क्रस्ट का निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया, कम गहरे भूकंप, सागरीय पर्वत श्रेणियों आदि का निर्माण, यानी पर्वतों का निर्माण होगा लेकिन वो कहाँ होंगे, सागर में होंगे। ठीक है, का निर्माण सामान्य बातें हैं। ठीक है, ये आप चित्र में आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो है संरक्षी किनारा, संरक्षी किनारे की बात करें, तीसरा जो किनारा होता है प्लेटों का, यानी यहाँ पे ना तो दो प्लेटें जो आपस में जो है एक दूसरे की तरफ भी गति कर सकती है, लेकिन दोनों किनारे जो हैं वो विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं। ठीक है,
और एक दूसरे के साथ ही चल सकते हैं, लेकिन किनारे के आपस में टकराते नहीं है, इसलिए यहाँ न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है। ठीक है, जब दो प्लेटों के पार्श्ववर्ती रूप में एक दूसरे के सहारे विपरीत दिशा में सरकती है, तब दोनों किनारों का न तो विनाश होता है और न ही नए भूपृष्ठ का निर्माण होता है। इसे संरक्षी प्लेट किनारा कहा जाता है। यानी जो है इसमें जो है मुख्य रूप से जो है ये जो किनारे जो होते हैं वो इस प्रकार से, ये प्लेट भी इधर गति कर रही है जैसे, और ये प्लेट इधर से गति कर रही है, लेकिन इनके किनारे जो है, इनके किनारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो विनाश होता है और ना निर्माण होता है, तो उसको अपन क्या है, संरक्षी किनारा कहते हैं। दोनों प्लेटों में से कोई एक ऊपर उठ सकती है तथा दूसरी नीचे बैठ सकती है। इस प्रकार एक ब्रंच या खड़े कगार का निर्माण होता है, जिसे ट्रांसफार्म ब्रंच यानी ट्रांसफार्म फाल्ट कहा जाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण यूरेशियाई तथा अफ्रीकन प्लेट के मध्य का जो किनारा है, जो मध्य अटलांटिक कटक के अक्ष पर लंबवत है। इसी के सहारे ज्वालामुखी तथा भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। इस मेखला के ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं, और जैसे स्ट्राम्बोली तथा भूमध्य सागर के जो ज्वालामुखी है वो यहाँ पे स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है इसको, तो ये भी ध्यान रखना, जीके का प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से कौन कौन से किनारे होते हैं, 3 प्रमुख किनारे हैं, कौन सी मुख्य प्लेटें हैं, गौण प्लेटें कौन सी हैं, और ये सिद्धांत का दिया। प्लेट शब्द का टूजो विल्सन ने कब प्रयोग किया है, सबसे पहले 1965 में किया है, और हेरियस ने सागर नितल प्रसारण की जो परिकल्पना दी है। तो इस प्रकार से जो है ये जो सिद्धांत है आपको अच्छे से आपको देखना है, और नोट्स आपको ये PDF जो भेजा है इसका आप अपने नोटबुक में ज़रूर बना लेवे। आगे अपन जो है इसका जो कुछ जो भाग बच गया है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।